यस डियर स्टूडेंट्स, ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਐਟੋਮਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੇप्स ऑफ ऑर्बिटल एंड फिर ਅਸੀਂ कुछ फॉर्मूले देखेंगे कि किसी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करना है, किसी ऑर्बिट के अंदर कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं और कैसे काउंटिंग करनी है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग, और अबू प्रिंसिपल, हंस रूल और पुली एक्सक्लूजन रूल पढ़ने के बाद हम काबिल हो जाएंगे इसके कि हम इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एटम की लिख पाएंगे। और जितने भी क्वेश्चन आपको अभी तक होमवर्क के लिए दिए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे, आपको समझ आ जाएंगे अगर आप आज के इस वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट देखोगे। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं जी। एटॉमिक स्ट्रक्चर का बाउंड्री सरफेस किसी ऑर्बिट, मैं दो वर्ड बोलता हूं, एक ऑर्बिट और एक ऑर्बिटल। ऑर्बिट जो है वो है किसी एटम का वो रास्ता, इलेक्ट्रॉन के लिए वो रास्ता, किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का वो रास्ता जो किसी प्रोटॉन के इर्द गिर्द एलिप्टिकल शेप में इलेक्ट्रॉन की रेवोल्यूशन को, पाथ को दर्शाएगा। ठीक है ना। तो जो रास्ता जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं प्रोटॉन के इर्द गिर्द, तो उसको तो बोलेंगे ऑर्बिट। और उस ऑर्बिट के अंदर छोटे छोटे से होंगे ऑर्बिटल, और उस ऑर्बिटल की शेप्स अलग अलग हो सकती है। ठीक है ना। उस ऑर्बिटल की शेप हो सकती है जैसे कि कोई उसकी एनर्जी के अकॉर्डिंग, छोटा ऑर्बिट है, बड़ा ऑर्बिट, छोटा ऑर्बिटल है या बड़ा ऑर्बिटल है। जैसा कि यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं हम तीन तरह के ऑर्बिटल देख रहे हैं, 1s 2s एंड 3s ऑर्बिटल। और 1s ऑर्बिटल अगर देखो तो इन्होंने ये जो हमें दिखाने की कोशिश करी है कि ये 3 डिमेंशनल शेप के अकॉर्डिंग इसको डिस्क्राइब किया है कि क्योंकि जो s ऑर्बिटल है उसने गोलाकार होना है। s ऑर्बिटल एक गोलाकार ऑर्बिटल है, इसका शेप गोलाकार है। और s चाहे 1s है, 2s है, 3s है, 4s, 5s, s ऑर्बिटल हमेशा गोलाकार रहेगा। अभी गोलाकार ऑर्बिटल है तो इसके अंदर, हर एक के अंदर, चाहे इसका साइज छोटा है चाहे बड़ा है, लेकिन इस हर के अंदर रहने तो 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन 2 रहने इसके अंदर। अब स्पेस कम होगी या ज्यादा होगी वो डिपेंड करेगा इसकी एनर्जी के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, जिसको हम देखेंगे चलो आगे जाके भी। अभी तो ये s ऑर्बिटल है जिसको हमने दिखाया कि ये गोलाकार शेप में दिखाई देगा s ऑर्बिटल। फॉर s ऑर्बिटल n 1 2 3 4 सो ऑन हो सकता है, यानी कि जो s ऑर्बिटल है ना वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 के अंदर भी होगा। अब दूसरे घर का जो स्टार्टिंग हो जाएगा उसमें भी s होएगा, तीसरे घर में भी S1 तो होएगा, चौथे घर में भी S1 तो होएगा। तो 1s 2s 3s 4s ऐसे करके s ऑर्बिटल आएंगे और हर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और अगर L का वैल्यू देखो 0 आए, अगर L का वैल्यू 0 है, M का वैल्यू 0 रहेगा, क्योंकि हमने देखा है कि n के वैल्यू से L वैल्यू ड्राइव कर सकते हैं और L से हम M ड्राइव कर सकते हैं। ये तो क्वांटम नंबर में हमने पढ़ रखा है। नहीं समझ आया तो वैल्यू कैसे ड्राइव करनी है, क्वांटम नंबर वाला लेसन जो वीडियो है उसको ध्यान से सुन लो एक बार। एन इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल कैन है प्लस हाफ स्पिन और माइनस हाफ स्पिन। और किसी एक ऑर्बिट के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो प्लस की हाफ स्पिन या माइनस की हाफ स्पिन शो करेंगे। तो मतलब स्पिन को डिनोट करने के लिए हमने एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ एरो डाल के लिख दिया और दूसरे इलेक्ट्रॉन को नीचे की तरफ, क्योंकि एक जो ऊपर की तरफ है वो हमें दर्शा रहा है कि उसकी जो स्पिन है, रेवोल्यूशन है, वो क्लॉकवाइज है। जो नीचे की तरफ है उसको हम एंटी क्लॉकवाइज मान लेते हैं। इसको और डिटेल में देखते हैं। तो एस जो आपने अभी ऑर्बिटल देखा, तो s ऑर्बिटल के साथ फिर हम देखेंगे p ऑर्बिटल। अभी ये ऑर्बिटल जो हम स्टडी कर रहे हैं, हर का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n को तो हमने जान लिया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो स्मॉल n का वैल्यू है वो
कितने भी हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 होएगा, 4 5 6 सो ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो हो जाएगा। हर एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर, हर एक शेल के अंदर अपने अपने होंगे उसके अंदर ऑर्बिटल, ठीक है ना। और ऑर्बिटल कितने होंगे और कितनी टाइप के रहेंगे, वो रहेंगे जी एस पी डी या एफ तरह के ऑर्बिटल हम स्टडी करते हैं। और एस, ये देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का एक बार हमें पता चल गया, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू पता है तो हम वैल्यू ऑफ एल फाइंड कर सकते हैं। एल इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमें तो पता चल जाएगा एल का वैल्यू अगर 0 है तो इट मींस एस है, ठीक है ना, एस ऑर्बिटल है। और एल का वैल्यू अगर 1 आ रहा है तो उसका मतलब पी है। अगर एल का वैल्यू 2 आ रहा है तो उसका मतलब डी है। 3 में एफ आएगा, 1 0 में रहेगा। अगर एल का वैल्यू 0 है तो एस, 1 है तो पी, 2 है तो डी, 3 है तो एफ ऑर्बिटल आएगा। तो देखो जी, एफ डी ऑर्बिटल जो रहेगा, डी ऑर्बिटल हमें डंबल शेप दिखाया है। डंबल शेप मतलब ये ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल एक ऐसी स्पेस है जो ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट होता है एक गोलाकार पथ, एक रास्ता ऑर्बिट। और ऑर्बिट के अंदर रहेंगे क्या, छोटे छोटे ऑर्बिटल। और लेकिन वो जो मैंने आपको गोल गोल ऑर्बिटल बना के दिखाए थे समझाने के लिए, उन ऑर्बिटल का जो शेप है वो अलग अलग तरह से हो सकता है। किसी का ऐसा डंबल शेप होएगा, अगर डंबल शेप है तो उसका जो ओरिएंटेशन है वो हो सकता है जेड एक्सिस पर हो, उसका ओरिएंटेशन वो ऐसे लाई किया हो एक्स एक्सिस के ऊपर या फिर वाई एक्सिस के ऊपर। तो डंबल शेप जो ऑर्बिटल है वो पी ऑर्बिटल है। और पी ऑर्बिटल जो है 3 तरह के हो सकते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, इसकी ओरिएंटेशन। तो ये जो ऑर्बिटल है इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहेगा। तो मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर हमने खोजना है तो कहां जाके खोजेंगे, तो हम उस ऑर्बिटल के जो शेप है उसके अंदर जाएंगे। तो उसके अंदर हमें 90% प्रोबेबिलिटी है कि हमें इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो मतलब अगर पी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो इसकी शेप ऐसी ही क्यों है, क्योंकि इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। उसने जो शेप दी है वो इसको ऐसी इलेक्ट्रॉन ने शेप दे दी है, इलेक्ट्रॉन की रेवोल्यूशन ने शेप दे दी। ओके, देन पी ऑर्बिटल 3 तरह के हमने देखे हैं जी, 3 तरह के डंबल शेप ऑर्बिटल। और एन का वैल्यू 2 3 4 कुछ भी रहेगा। एल का वैल्यू अगर 1 है, एल का वैल्यू अगर 1 है तो एम की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एम का वैल्यू आएगा -L टू 0 टू +L, -L टू +L तक चलना है सेंटर में 0 डाल के। तो 3 वैल्यू आई, 3 वैल्यू आई, इसका मतलब आ गया कि 3 ऑर्बिटल पी के बनेंगे। एल का वैल्यू 1 है तो वो पी ऑर्बिटल होता है, और 3 ऑर्बिटल इसके आए क्योंकि एम की वैल्यू 3 आ रही है। तो पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड इसके ऑर्बिटल रहेंगे। डी ऑर्बिटल, अभी डी ऑर्बिटल देखो तो डी ऑर्बिटल एक पी से थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, और डी ऑर्बिटल 5 किस्म के बना रखे हैं। और डी एक्स वाई, डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड, मतलब इसका जो ओरिएंटेशन है एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस के ऊपर 2 तरह के इसके 4 लोब आ रहे हैं। जो डी ऑर्बिटल के 4 लोब्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि पी ऑर्बिटल के अंदर ओनली 2 लोब्स दिखाई दे रहे थे। तो मतलब जो डी ऑर्बिटल है वो पी ऑर्बिटल से समवट कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना, उससे डबल भी हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन यहां पर हमें मैक्सिमम मिलेगी। ओके, तो 3 तो ये हो गए, एक ऑर्बिटल आएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड एक ओरिएंटेशन में रहेगा डी जेड स्क्वायर। तो ये 4 वैल्यू कैसे आई, तो डी ऑर्बिटल के लिए एन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 4 5 6 हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो एल का वैल्यू 2, एल का वैल्यू अभी 0 था तो उसके लिए कैलकुलेशन एस ऑर्बिटल आ गई। एल का वैल्यू 1 था तो उसके लिए कैलकुलेशन में पी ऑर्बिटल आ गया। अभी एल का वैल्यू 2 है तो इसकी कैलकुलेशन में डी ऑर्बिटल आएगा, जैसे कि L2 मीन्स टू से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -2, ये 2 है ना, तो -2 -1 0
+1 एंड +2, ये कितने हो गए 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 ऑर्बिटल बन रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया कि जो L का वैल्यू अगर 2 रहेगा तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के 5 वैल्यू आएंगे और इसके 5 ऑर्बिटल, ये हमें बताएगा कि इसके अंदर 5 ऑर्बिटल है, D के 5 ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल बना के दिखा रहे हैं डी एक्स वाई प्लेन के अंदर, डी एक्स वाई प्लेन के अंदर, ठीक है ना। ये वाई एक्सेस है, अगर ये जेड एक्सेस है, और एक ऑर्बिटल हमारा हो गया ये वाला कंप्लीट, और एक ये वाला कंप्लीट ऑर्बिटल हो गया, और ये डी एक्स वाई प्लेन के अंदर फिट आ रहा है। एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए the energy of an electron in a multi-electron atom depends upon principal quantum number and azimuthal quantum number, और it means to say that किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो हमें पता होना चाहिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का और एजीमुथल क्वांटम नंबर का पता होना चाहिए। ओके, और इन दोनों क्वांटम नंबर से हम किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। और एनर्जी को कैसे कैलकुलेट किया, तो हमने करा n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l एजीमुथल क्वांटम नंबर को जस्ट प्लस कर दिया n प्लस l, n प्लस l रूल लगा करके हम किसी भी ऑर्बिटल को अकॉर्डिंग टू एनर्जी, तो हमने कैटेगराइज कर दिया, ऐसे लिख दिया। जैसे कि 1s का एनर्जी सबसे लो है तो पहले लिखा, और इसके आगे इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी हमने ऑर्बिटल फिल कर दिया। अभी क्या है जी, अगर आप इसको कैलकुलेट करें n प्लस एल से, तो जो डिजिट 1 2 2 3 3 4 3 4 4 5 4 5 6 ऐसे सो ऑन आ रहे हैं, इन डिजिट को आप ऐसा करो कि n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मान लो, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1 और s का l का वैल्यू है, हमें ये SPDF क्या बता रहा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू, s मीन से वो 0, s का मतलब 0, 1 प्लस 0 वैल्यू 1, 2 प्लस 0 वैल्यू 2, 2 प्लस 1 वैल्यू 3, 3 प्लस 0 वैल्यू 3। अभी दे दोनों का वैल्यू 3 आ रहा है, 2p का और 3s का। इसमें हमने जो मिनिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसको पहले लिख लेना है, और बाद में बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बाद में लिख लेना है, 2 को पहले 3 को बाद में। और लेकिन एनर्जी दोनों का सेम है, n प्लस l रूल दोनों पर लगेगा तो सेम एनर्जी देगा। ओके, तो ऐसे करते हुए हमने ये सारे ऑर्बिटल लिख लीजिए। ऑर्बिटल कहाँ से आए और इसको कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल के अंदर एक थोड़ा सा पहले डिफरेंस देख लेते हैं। ऑर्बिट, ऑर्बिट का रास्ता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इन सर्कुलर पाथ। जो ऑर्बिटल है ये एक स्पेस है जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहेगी, जहां पर हमें इलेक्ट्रॉन 95% श्योर है कि मिल जाएंगे। एक छोटी सी जगह है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और उसको बोलेंगे ऑर्बिटल। और एक गोलाकार रास्ता है न्यूक्लियस के चारों तरफ जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट रिप्रेजेंट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन प्लेन। ऑर्बिटल रिप्रेजेंट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3 डायमेंशनल स्पेस। तो एक प्लेन में रेवोल्यूशन ऑर्बिट शो कर रहा है और तीनों डायरेक्शन में जो रेवोल्यूशन है वो ऑर्बिटल शो कर रहा है। ऑर्बिट मीन्स पोजीशन एज वेल एज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी नोन विद सर्टेनिटी। ऑर्बिट के अंदर, किसी ऑर्बिट के अंदर हम किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, वेलोसिटी वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इन ऑर्बिटल इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड पोजीशन एज वेल एज अ वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद सर्टेनिटी। ऑर्बिटल आर सर्कुलर, एलिप्टिकल। तो ओके, जो रास्ता है वो जो सर्कुलर होएगा या हल्का सा एलिप्टिकल हो जाएगा, लेकिन जो ऑर्बिटल है इसके डिफरेंट शेप है। एस का डिफरेंट शेप है स्फेरिकल, पी का डम्बल शेप है,
ऑर्बिटल डू नॉट हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई डायरेक्शन नहीं है इसकी। ओके, किसी खास डायरेक्शन के अंदर नहीं है कि जो इसको एक्स एक्सिस के ऊपर या वाई एक्सिस के ऊपर, ऐसा नहीं है कुछ ऑर्बिट जो रास्ता है। लेकिन ऑर्बिटल जो है एक्सेप्ट एस, क्योंकि एस गोलाकार है, एस को छोड़ दो तो बाकी के सारे जितने भी ऑर्बिटल है वो डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके अंदर। तो किसी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है तो फॉर्मूला लगाओ 2n², n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो हमें उस ऑर्बिट के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। लेकिन किसी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन देखने हैं तो किसी ऑर्बिटल चाहे कितना बड़ा है छोटा है किसी भी शेप का है, लेकिन हर एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही अकोमोडेट हो सकते हैं। तो अभी देखेंगे कि फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल विद इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। तो हमने ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करने हैं। तो फिल करने के लिए यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए या इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए ऑर्बिटल के अंदर हमें 3 रूल को स्टडी करना पड़ेगा। इन 3 रूल्स को ओबे करते हुए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लिख सकते हैं। आबू प्रिंसिपल फर्स्ट वन रूल इज, देन पुली का रूल देखेंगे और देन हंट्स का रूल देखेंगे, और तीनों रूल्स मिलके काम करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। तो प्रिंसिपल सॉरी अबू प्रिंसिपल बोल रहा है इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। तो अबू ने सबसे पहले बोल दिया कि आप ऐसा करो कि जो ऑर्बिटल है ना उनको पहले तरतीब से इंक्रीजिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग लगा लो। जो ऑर्बिटल है उनको इंक्रीजिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग सेट कर लो। तो एनर्जी के अकॉर्डिंग सेट करने के लिए फॉर्मूला दे दिया गया, n+l रूल को ओबे करो, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर को प्लस कर लो और उसके अकॉर्डिंग उसकी तरतीब सेट करो ऑर्बिटल की। इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई फर्स्ट अवेलेबल लोएस्ट एनर्जी लेवल एंड देन हायर। और कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले छोटे एनर्जी में फिल होएगा, उसके बाद उससे ज्यादा एनर्जी वाले के अंदर बाद में जाएगा। इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू 2s ऑर्बिटल ओनली आफ्टर फिलिंग 1s। जैसे कि 2s में जाने से पहले उसको 1s में आना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आपने 2s में पहले डाल दिया इलेक्ट्रॉन 1s को छोड़ दिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल को जानने के लिए एक छोटा सा आप सिस्टम बना सकते हैं, आप डायग्राम बना सकते हैं। तो इसको आप ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते हो, चाहे 1s को ऊपर लिखो उसके बाद नीचे 2s 3s 4s। लेकिन इस डायग्राम में आपको हमने नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जाते हुए ऑर्बिटल को बनाया। तो सबसे पहले जो पहला शेल है, पहला घर किसी एटम के किसी एटम का जो फर्स्ट शेल होता है उस शेल के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है और वो होता है 1s। अभी दूसरे घर में पहुंचो, किसी एटम के दूसरे घर के अंदर जाओ तो उस दूसरे घर में 2 ऑर्बिटल रहेंगे और 2 ऑर्बिटल का नाम है 2s एंड 2p। पहले घर का नाम है 1s और दूसरे के अंदर ऑर्बिटल है 2s एंड 2p। और तीसरे के अंदर जाओ तो स्टार्ट 3s से होएगा, 3s 3p एंड 3d। ओके, तो तीसरा घर है किसी एटम का, उसके अंदर ऑर्बिटल भी 3 रहेंगे और 3s 3p 3d, 4s 4p 4d एंड 4f। चौथे घर के अंदर, चौथे शेल के अंदर 4 तरह के ऑर्बिटल दिखाई देंगे हमें, ठीक है ना। तो 5वें घर के अंदर 5 तरह के ऑर्बिटल है। ऐसे ही छठे घर में हमें 6 तरह के ऑर्बिटल दिखाई देंगे, लेकिन 6 तरह के ऑर्बिटल में हम ये देखो बना दिए 3 और 3 6 तरह के घर में। और 7वें शेल के अंदर रहेंगे तो 7 शेल, लेकिन 7 शेल में इलेक्ट्रॉन आ जाए इतने ज्यादा अभी तक एलिमेंट ही खोज नहीं हुए, तो जस्ट 7f तक ही इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे, इसलिए कम ही इसको लिखा गया। तो ऐसे 8th और 9th तक तो पहुंचते पहुंचते हमने बहुत छोटा कर दिया इसको। अभी देखो तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। ये एटम का शेल है, कोई एटम है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ पहला घर आएगा, पहला शेल, ठीक है ना, पहला शेल, उसके बाद दूसरा शेल आएगा ऐसे करके, फिर तीसरा शेल, एटम बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो जो पहला घर है उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल है, पहले ऑर्बिट के अंदर एक ऑर्बिटल, दूसरे ऑर्बिट में 2 ऑर्बिटल,
तीसरे ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल, चौथे ऑर्बिटर में 4 ऑर्बिटल, पांचवें में 5 ऑर्बिटल, छठे में 6 ऑर्बिटल। ओके, ये बात समझ गए आप। अभी आप ऐसा समझो कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो तो हमें देखो, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताएगा नंबर ऑफ शेल, तो 1 है तो मतलब पहला घर, अभी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, मतलब दूसरे घर की बात हो रही है। दूसरे घर के अंदर 2s एंड 2p दो तरह के ऑर्बिटल है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 3 3 3 3 एक कॉमन लिखा है, तो तीसरे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तीसरे शेल के अंदर 3 तरह के ऑर्बिटल दिखाई देंगे, 3s 3p एंड 3d। जैसे कि 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ गया, तो चौथे में हमें 4 तरह के ऑर्बिटल दिखाई देंगे। ओके, तो आप इसकी कैलकुलेशन कैसे की, कैसे पता चला कि पहले में 1 है, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें में 5, ये ऑर्बिटल कैसे काउंट किया? तो हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया था नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़े थे। क्वांटम नंबर में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसका वैल्यू अगर हमें पता हो, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू पता हो, एग्जाम्पल फॉर मान लीजिए कि हम चौथे घर की बात कर रहे हैं, चौथे शेल की बात कर रहे हैं, तो चौथे शेल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो हो गया 4। ओके, तो n का वैल्यू तो हमें पता चल गया 4। अभी n के बाद l का वैल्यू फाइंड करना है, n के बाद l, और l का वैल्यू कैसे निकलता है? l का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम जानते हैं कि l का वैल्यू फाइंड करना है, n से फाइंड करना है, तो 0 टू n माइनस 1, 0 टू n माइनस 1, 0 टू n माइनस 1 मतलब 0 तो लेके n माइनस 1, n मतलब 4, 4 माइनस 1 मतलब 3, एक 0 हो गया, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया। तो l का वैल्यू ऐसे आ गया था हमारे पास, तो 4 ऑर्बिटल निकल के आ गए। तो 0 वाला जो ऑर्बिटल है वो हमेशा s ऑर्बिटल 0 वाला है, जो p है वो l का वैल्यू 1 दर्शाएगा हमें, जो d है l का वैल्यू 2 दिखाएगा, ठीक है ना। जो f है हमें l का वैल्यू 3 दिखाएगा, ऐसे होता है, ठीक है ना। तो n और l के वैल्यू के अकॉर्डिंग ही सारे बन गए। अभी आप देखो तो इसके आगे की बात करी थी हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को फाइंड करने के लिए जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है उससे हमने करा था भी l का वैल्यू देखो क्या है, फिर प्लस l टू माइनस l तक वैल्यू काउंट करनी है, तो वो हमने काम किया था। तो अभी जो एनर्जी लेवल डायग्राम बनानी है आबू प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो ये तो हमने बना ली n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग। ओके, तो इसमें हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर ही दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा आपने पहले एक छोटा सा रफ वर्क कर लेना, किसी डायग्राम छोटे से पेज के ऊपर आप ऐसा वर्क कर लो, और उसके बाद आप ऐसा करो कि एरो लगाओ, ऐसे ऐसे एरो लगाओ कि एक स्ट्रेट लाइन आए, ठीक है ना। नीचे से स्टार्ट किया और उस लाइन के ऊपर देखो, पहले एरो के ऊपर एक ही ऑर्बिटल आया, दूसरे एरो के ऊपर भी एक ही ऑर्बिटल आया, तीसरे एरो के ऊपर हमें मिल रहे हैं 2 ऑर्बिटल, और देन फिर से 2 ऑर्बिटल, फिर हमें 3 मिल गए, फिर देखो जी फिर से ये 3 मिल गए, और फिर 1 2 3 4 मिल गए। ऐसे करके पैरेलल लाइंस के एरो लगाएंगे तो हमें ये सारा डायग्राम मिल जाएगा। अभी ये क्यों बनाया हमने? क्योंकि अभी हमने n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग आपको सिखाया था कि ऑर्बिटल को रखना है, और n प्लस एल आप कर करके देखोगे तो टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम वेस्टिंग है। उसी को करने के लिए दूसरा तरीका ये वाला बना लिया कि जैसे अभी हम कैलकुलेट कर n प्लस एल नहीं करना, ऐसे देख सकते हैं। पहले कौन सा आया 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p 3s, 3p 4s, 3d 4p 5s, then 4d 5p 6s, then 4f 5d 6p 7s। ऐसे करते करते अगर इसको तरतीब में लगाएं तो हमने वही डायग्राम को ऐसे बना लिया, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्बिटल को लिख लेंगे, n प्लस एल के अकॉर्डिंग ही ये सारा काम हो रहा है। और इसको आगे देखो तो जो ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी का रहेगा तो ऐसे वाला
हमारे पास ऑर्डर बन जाएगा 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d ऐसे करके बन जाएगा। ओके, तो प्रैक्टिस से धीरे धीरे आप इसको याद भी रख पाओगे और लगभग जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग की अगर बात करो तो इलेक्ट्रॉन फिल आप ज़्यादा दूर तक नहीं कर पाओगे। 3D तक मोस्टली इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछी जाती है, तो आप पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑर्बिटल को तो आप लर्न कर लो, उसका तरतीब भी कैसे रहेगा। अभी आपने इसको ऐसे भी देखना है, n+l रूल के अकॉर्डिंग भी देख लो, एरो के अकॉर्डिंग मत करो, तो n+l के अकॉर्डिंग देख लो तो भी ये ऐसा ही हमें ट्रेंड मिलेगा। जैसे 1s में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1 और s का मतलब है 0, 1 + 0 1, 1 का वैल्यू इस 1s को आगे लिख दिया। 2s में 2 + 0 2, 2p में क्योंकि p का मतलब है l का वैल्यू, जो sp-df है ये हमें l का वैल्यू बताएंगी। जितने भी s हैं उन सब का मतलब है 0, जितने भी p है उनका मतलब है 1 और d का मतलब है 2 और f का मतलब है 3, ठीक है ना। तो ऐसे अगर हम n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l की वैल्यू को प्लस करें तो ऐसे हम ट्रेंड्स को बना लेंगे। ओके, अभी आप देखोगे 2p एंड 3s, 2p एंड 3s आ गया। 2p में आएगा 2 + p का वैल्यू 1 3, अभी 3 + 0 इसका वैल्यू भी 3, मतलब 2p एंड 3s दोनों का n+l रूल जो लगेगा तो वो 3 आंसर है। लेकिन छोटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये है, इसको आगे रखना पड़ेगा। अभी आप ऐसे देखो, तो अभी आप देखोगे कि 3d को पीछे लिख दिया, 4s को आगे लिख दिया। 3d को पीछे 4s को आगे क्यों लिखा गया, तो आप ऐसे देखते हैं करके, और इसको 3p वाले को भी देख लेते हैं। ये तीनों ऑर्बिटल का n+l वैल्यू निकाल के देखते हैं। अभी 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, p आएगा 1, 3 + 1 तो मतलब ये तो वैल्यू आ जाएगा 4। ओके, इसका वैल्यू 4 आ गया, और 4 + 0 ये भी 4 आ गया, 4 + 0 भी 4 है। ओके, ये दोनों का वैल्यू आंसर 4 आ रहा है, लेकिन जो छोटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है इसलिए उसको आगे लिख दिया और बड़ा मान लिया 4s को। उसके बाद अभी 4s को 3d के बाद में क्यों लिखा गया है, ठीक है ना, 3d को बाद में क्यों लिखा, 4 + 0 आंसर 4 और 3 + 2 आंसर 5, तो 3d का वैल्यू n+l 5 आ रहा है और 4s का 4 आ रहा है, और 4 एंड 5 में से 4 छोटा है इसलिए आगे लिख दिया, 5 वैल्यू आ रहा है उसको बाद में लिख दिया। और ये सारे के सारे जो ट्रेंड्स हमारे पास बन गए ये n+l रूल के अकॉर्डिंग, एनर्जी के अकॉर्डिंग भी बन गए, और अभी हमने जो एक डायग्राम देखा था उसके अकॉर्डिंग भी ये सारे के सारे सेट हैं, ठीक है ना। ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं। आप ऐसा काम करो, एक इसी डायग्राम को 1s को ऊपर लिखो, देन 2s एंड 2p दूसरी लाइन में, देन नीचे 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, और फिर आपने जो एरो लगाना है तो एरो लगाने के लिए आप एरो पहले इन्होंने ऊपर की तरफ ऐसे लगाए, आप नीचे की तरफ लगाना शुरू करो। ओके, तो मतलब फिर आप देखोगे फिर भी आपको यही ट्रेंड मिलेगा जो हमने उसके आगे देखा था, ठीक है ना, यही ट्रेंड। ओके, अभी हमने ये ट्रेंड बना लिया अकॉर्डिंग टू एनर्जी। इसका मतलब है कि इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो पहले 1s में करने हैं, फिर इलेक्ट्रॉन 2s में आएंगे, फिर 2p में आएंगे, फिर 3s में आएंगे, फिर 3p में आएंगे, ऐसे करते करते इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी है। और हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि किस ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन डालने हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि एक जो छोटा ऑर्बिटल है, छोटा पार्ट है, उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो 1s छोटा है, 2s छोटा है, एक घर वाला है, उसके अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 2p, p हमने देखा था, p का वैल्यू l का p l से मिला है हमें, तो p का मतलब l मीन 1। ओके, l का मतलब 1, अगर L एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या आएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आएगा -L 0 एंड +L। ओके, 3 वैल्यू आ गई। इसका मतलब जो ये 2p ऑर्बिटल है उसके 3 बॉक्स बनेंगे, उसके अंदर 3 ऑर्बिटल है, मतलब तीनों में हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं हम।
जितने भी एस वाले हैं उनको छोड़ दो, एस वाले में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, चाहे वो छोटा ऑर्बिटल है चाहे बड़ा ऑर्बिटल है। पी वाले में हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम, जो डी वाले हैं उसमें 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और एफ वाले जितने भी है उसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अभी डी वाले में 10 इलेक्ट्रॉन क्यों आएंगे? क्योंकि उसमें 5 बॉक्स बनेंगे। डी के 5 बॉक्स क्यों बनेंगे? बॉक्स मतलब छोटे छोटे ऑर्बिटल पार्ट्स क्यों बनेंगे? क्योंकि डी, अगर ये डी वैल्यू हमें एल का वैल्यू बता रहा है, एल डी, एल का मतलब क्या होगा जहां पर डी लग गया? क्योंकि एल का मतलब होएगा 2, एल का मतलब 2 है तो लग गया डी। अभी एल का मतलब 2 है तो एम का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? -2 -1 0 +1 +2, तो आंसर 5 वैल्यू हमें मिल गई। तो 5 वैल्यू मिल गई डी के लिए, तो इसका मतलब 2 के लिए 5, एल की 2 वैल्यू के लिए हमें एम की 5 डिजिट मिल रही हैं। तो डी का मतलब है कि डी के 5 बॉक्स बनेंगे और हर एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इसलिए डी वाले में आएंगे टोटल मिला करके 10 इलेक्ट्रॉन। अभी एफ का देखो तो एफ का वैल्यू होता है एल के लिए 3, एल का 3 वैल्यू है उसी को एफ बोलते हैं, ठीक है ना। एल का 0 वैल्यू है उसको एस बोलते हैं, एल का 1 वैल्यू है उसको पी बोलते हैं, एल का 2 वैल्यू है उसको डी बोलते हैं, और एल का 3 वैल्यू है उसको एफ बोलते हैं। ओके, तो F3, एफ का मीन्स टू से L3 वैल्यू, एल का अगर 3 वैल्यू है तो एम का वैल्यू क्या आएगा? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, 3 3 6 1 7, तो मतलब 7 बॉक्सेस बन गए। तो 7 डब्बे, 7 मीन हर एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन। तो एफ वाले जो ऑर्बिटल है उनके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसका मतलब है हमें अब ये भी पता चल गया कि किसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं। जैसे कि एग्जांपल फॉर, मान लीजिए कि हमने 20 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, और 20 इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए सबसे पहले तरतीब तो आपको यही देनी पड़ेगी, चाहे कोई भी एटम हो जाए, दुनिया का कोई भी एटम हो जाए, इलेक्ट्रॉन की तरतीब, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही देनी पड़ेगी। अभी 20 को फिल करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन रखे यहां पर, क्योंकि 1s है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन रखे यहां पर, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 6 इलेक्ट्रॉन रखे यहां पर, तो 6 6 और 4 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3s में 2 रखे 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, 12, और 3p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 12 और 6 18, और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे 20। तो मतलब ये सारे के सारे जो ऑर्बिटल है 4s तक सारे के सारे कंप्लीटली फिल हो जाएंगे और 20 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे फिनिश। अभी हमारे पास मान लीजिए कि 23 इलेक्ट्रॉन है, तो 20 तक तो हमने कैलकुलेशन 4s तक कर लिया। अभी 3 इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए हैं नेक्स्ट ऑर्बिटल में रखने पड़ेंगे, तो 3d में 3 इलेक्ट्रॉन रख के 3d में रखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन, तो बाकी के फिल्ड है हमारे 4s तक सारे ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, और 3d में 3 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, 3d के ऊपर 3 लिख देंगे, तो 4s के ऊपर 2 लिख देंगे, 3p के ऊपर 6 लिख देंगे। तो ऐसे हम इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग शिफ्ट करके बता सकते हैं कि हमारी किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी रहेगी। आगे चलते हैं जी। अभी कुछ प्रैक्टिस के लिए n+l रूल है। केस 1, इफ n+l वैल्यू ऑफ डिफरेंट for different orbital electron enter first into an orbital or sublevel with a lower value। n+l को कह रहे हैं कि आप इसको पकड़ के ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी है, लोअर वैल्यू को पहले लिख देना है और हायर वैल्यू को बाद में लिख देना है। अभी 1s एंड 2s में जैसे कि 1s लोअर वैल्यू और पहले लिख देना है और 2s को बाद में लिख देना है। 1s के लिए हमें कौन कौन से क्वांटम नंबर देखो इसमें से मिल रहे हैं। इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है क्योंकि आगे 1 लिखा है। इसमें l का वैल्यू 0 है क्योंकि s लिखा है, l का वैल्यू 0 है। और n+l कितना आएगा? 1 + 0 = 1। ओके, 2s के लिए वैल्यू 2 आएगा, इसलिए 1s को पहले लिखेंगे और 2s को बाद में लिख देंगे। तो सेकंड केस में आप देखो तो इफ n+l वैल्यू इज सेम फॉर 2 ऑर्बिटल, दो की अगर n+l वैल्यू सेम आ जाए तो क्या करना है? जैसे कि अभी हमने करके भी देख लिया था, वे 2p एंड 3s दोनों के लिए 2p एंड 3s के लिए n का वैल्यू देखो, 2p के लिए 2 है, l का वैल्यू 1 है, n+l वैल्यू आंसर 3 रहेगा। और 3s के लिए विद
आंसर 3 रहेगा। अभी आंसर तो दोनों का n+l 3 आ गया, लेकिन छोटा 2p है, बड़ा 3s है, इसलिए 2p को छोटी वैल्यू मान के पहले लिख देना है, छोटी एनर्जी वाला लिख देना है, और बाद में 3s वाला ऑर्बिटल लिख देंगे। और इसका मतलब है कि 2p में हमें पहले इलेक्ट्रॉन फिल करने पड़ेंगे और 3s में बाद में। देन ऑर्बिटल वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ l और वैल्यू n+l का एक प्रैक्टिस चार्ट है, करेंगे हमें और प्रैक्टिस होगी। जैसे कि 1s के अंदर n का वैल्यू 1 है, l का वैल्यू 0 है और टोटल n+l वैल्यू 1। ओके, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं तो ये पर ऐसे रहेगा, 2p के लिए 3 वैल्यू, 3s के लिए 3, 3p के लिए 4, 3d 5, क्योंकि मैं इसकी एक्सप्लेनेशन पहले बड़ी डिटेल से कर चुका हूं, तो आप इसको समझ सकते हो। 4f4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया। जो f है हमें l का वैल्यू बताएगा 3 और 4 + 3 7। In these orbital, as per n+l rule, the order of electron filling as follow: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s and so on. Mean to say that कि अगर जो हमने n+ वैल्यू का आंसर देख लिया ये वाला, और देखने के बाद हमने इनको तरतीब में लगाना है ऑर्बिटल को, तो पहले लगाएंगे 1s को, आंसर दोनों का सेम है लेकिन छोटा 1s है, इसको पहले लिखेंगे 1s, फिर 2p लिखेंगे। अभी ये दोनों 3 आंसर आए, लेकिन इसको छोटा है, फिर 1s, 2s, 2p, 3s लिखेंगे। अभी 4 और 5 वैल्यू आया, तो 3p 5, देखो 3p की वैल्यू 4 है, 3d की 5 है। ओके, तो 4s यहां पर लिखा नहीं है, लेकिन 4s की वैल्यू 4 आनी थी, वो उसके आगे लिखना था, ठीक है ना। ये देखो 4s की वैल्यू 4 आती है, 3d से कम आती है, इसलिए 3d से आगे लिखना पड़ता है। तो कहने को मतलब है कि n+l वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने ऑर्बिटल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना है, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। और लिखने तक का जो काम है, ये किसने हमें रूल दिया n+l? अबू प्रिंसिपल ने, उसी ने कहा कि अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्बिटल को आप n+l रूल के अकॉर्डिंग लगा लो और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन फिल करो। ओके, तो ऐसे करते करते ये अब देखो तो 1s पहला शेल ये रहा, दूसरा शेल, दूसरे शेल के अंदर 2 ऑर्बिटल है, 2s और 2p, और उनकी एनर्जी ये रही, ठीक है, 2s और 2p। और 3s, 3p एंड 3d इकट्ठे आने चाहिए थे, लेकिन इनके अंदर आ गया 4s, 3d से पहले 4p के बाद में 3p के बाद में 4s, बिकॉज जो 4s का एनर्जी है n+l रूल के अकॉर्डिंग वो 3d से कम आ रहा है, 3p से ज्यादा आ रहा है, इसलिए इसको ऐसे लिख दिया। तो अभी आप ये बात समझ ही गए होंगे कि मतलब ऑर्बिटल चाहे कैसे भी हो, लेकिन उनको देखो ऑर्बिटल वैसे 4s, जो हमारा फोर्थ शेल है उसके अंदर ऑर्बिटल तो है 4s, 4p, 4d, 4f, लेकिन एनर्जी के अकॉर्डिंग उनकी जो तरतीब है, वो कैटेगरी है, उनकी अलग अलग होगी, उनके अंदर कुछ ऑर्बिटल आ जाएंगे। जैसे कि तीसरा हमारा जो शेल है उसके अंदर ऑर्बिटल है 3s, 3p एंड 3d, लेकिन वो 3s, 3p, 3d इकट्ठे नहीं लिखे जाएंगे, अकॉर्डिंग टू n+l रूल उनके अंदर कुछ ऑर्बिटल भी आ जाएंगे। तो ऐसे हम सब लेवल बना लेंगे और उनको तरतीब में लिखकर उनके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दिस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इज वेरी यूजफुल इन राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स. This order changes at certain places with increasing in atomic number up to Z20. 4s has low एनर्जी देन 3d. इस बात को हम बहुत बार देख चुके हैं कि 4s की एनर्जी कम है जी। तो अगर आप 57 एटॉमिक नंबर 57 वाला देखो तो 4p हैज लो एनर्जी देन 4f, तो ऐसे मतलब कि 20 तक इलेक्ट्रॉन फिल करते समय हम देख रहे हैं कि 4s को पहले फिल करना पड़ रहा है 3d के। ऐसे ही कहते हैं कि 57 तक अगर आप इलेक्ट्रॉन फिल करने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे कि 5p को पहले आप इलेक्ट्रॉन दोगे, 4f को बाद में देने पड़ेंगे।
तो क्योंकि हमें अभी n+l रूल समझ आ गया, तो ये कितनी भी आप एग्जाम्पल देख लो, अभी आपको ये सारी की सारी समझ आ रही है। देन आबू प्रिंसिपल के बाद हंस रूल एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन फिल करते हुए ऑर्बिटल के अंदर एक मुसीबत में आ जाएंगे थोड़ी ही देर में। और ये क्या रूल पहले तो बोल रहा है, दिस रूल सेज अबाउट फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ऑर्बिटल ऑफ सेम सब लेवल और डीजेनरेट ऑर्बिटल ऑफ सब लेवल। ये हमें फिलिंग के बारे ही इलेक्ट्रॉन की बता रहा है, और उसके अंदर pairing of electron in orbital belonging to same sub level does not take place until each orbital belonging to sub shell has got one electron each, that is it is singly occupied। कहने का भाव ये है कि किसी ऑर्बिटल के अंदर s को छोड़ दो जी, s के अंदर तो पहले ही छोटा एक ही घर है, ठीक है ना। p के अंदर जैसे मान लीजिए कि 3 छोटे छोटे पार्ट्स है, डी के अंदर छोटे छोटे 5 पार्ट्स है, एफ के अंदर छोटे छोटे हमारे को 7 पार्ट मिल रहे हैं। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए पी के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, लेकिन पी के अंदर तो पार्ट्स है 3, सब पार्ट 3 है ना, तो तीनों को हम पहले एक 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 इलेक्ट्रॉन दो। मतलब मान लो पी हमारे पास ऑर्बिटल है, उसके अंदर 3 बॉक्स हमें दिखाई दे रहे हैं और 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है जो हमने पी को देने हैं। तो मान लीजिए तीनों बॉक्स में पहले 2 इलेक्ट्रॉन हमने पहले बॉक्स में रख दिए और दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉक्स में रख दिए और तीसरा बॉक्स को बिल्कुल खाली रख दिया। ये सिस्टम गलत है इलेक्ट्रॉन फिल करने का। वो कह रहे हैं पहले तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दो, जब भी चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा वो फिर से पहले वाले में आएगा। तो मतलब जो पेयरिंग करनी है, इलेक्ट्रॉन को पेयर करना है, पेयर करने के लिए पहले सभी ऑर्बिटल के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको कंप्लीटली फिल्ड करो, एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो और उसके बाद पेयरिंग करनी स्टार्ट करो। फिर से अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपके पास बचते हैं, डायग्रामेटिकली इसको आप आगे जाके अभी देखते हैं। तो मान लीजिए कि हंस रूल के अकॉर्डिंग नियॉन एक एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 10 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p6 है। 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 6 2 8 2 10। ओके, तो ये हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। p सब लेवल, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो p सब लेवल है, p सब लेवल अभी p का वैल्यू कितना रहेगा, s का मतलब तो होता है l के लिए 0 और p का मतलब होता है 1। m का वैल्यू कैलकुलेट करना है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन मतलब हमारे पास p सब शेल, तो उसके अंदर 3 पार्ट्स है, p के अंदर जब इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, पहला इलेक्ट्रॉन आप रखेंगे इसके अंदर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें सब लेवल पता चलेगा भी p के अंदर, p तो एक ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल के अंदर छोटे छोटे कितने पार्ट्स हैं, m से वही पता चल रहा है, ठीक है ना। p के अंदर 3 पार्ट्स हैं। अगर आपको क्वांटम नंबर क्लियर है तो आप बना लोगे कि p का मतलब अगर 1 है तो 1 से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 0 +1, और ये वाला बॉक्स है -1 जी 0 और ये +1, ठीक है ना। अगर 2 वैल्यू होता तो ये होता -2 -1 0 +1 +2, तो मतलब 5 बॉक्स होते। तो पहले वाले बॉक्स का नेम होता -2, देन -1, देन 0, देन +1, देन +2। ओके, तो m हमें बॉक्सेस की गिनती बता रहा है और हर एक बॉक्स में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कैसे करनी है। p के अंदर 3 बॉक्स है और 3 बॉक्स के अंदर सबसे पहले 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। पहला इलेक्ट्रॉन आपने इसको दे दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन आपने दूसरे बॉक्स को दे दिया और तीसरा इलेक्ट्रॉन आपने ऐसे करके तीसरे बॉक्स को दे दिया। अभी हाफ फिल्ड हो गया। और यही तो बात कह रहे हैं हंस रूल कि पहले आप सभी को एक एक इलेक्ट्रॉन देके हाफ फिल्ड कर दो, उसके बाद फोर्थ इलेक्ट्रॉन जब भी आएगा तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन, ऐसे 3 आ गए थे, फोर्थ यहां आके उसको पेयर बनाएगा, फिर जोड़ा बनाना शुरू करेगा। फिर फोर्थ इलेक्ट्रॉन ने पेयर कर दिया, फिर फिफ्थ इलेक्ट्रॉन आएगा और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन भी पेयरिंग करेगा और छठा इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास बच जाएगा और वो सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन भी आके पेयरिंग ऐसे कर देगा, ठीक है ना। तो हंस रूल बोल रहा है पहले आप किसी ऑर्बिटल को, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दो, उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं उसके बाद पेयरिंग करना शुरू करो। ओके, तो ऐसी जी पेयरिंग होगी।
ओके, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए शील्डिंग इफेक्ट इलेक्ट्रॉन का लेट अस कंसीडर हंस रूल के लिए Z इज इक्वल टू 30। Z एटॉमिक नंबर होता है, जिंक के अंदर जिंक एक एलिमेंट है जिसको Z30 मतलब एटॉमिक नंबर 30 है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ओके, तो मतलब ये 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d कैसे लिखा, तो एनर्जी लेवल n प्लस l रूल के अकॉर्डिंग लिख दिए। अभी यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 6 2 10 कैसे आए, क्योंकि ये सारे आगे के ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग जितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं उतने उतने उनको इलेक्ट्रॉन दे दिए गए। और हंस रूल की मल्टीप्लिसिटी रूल कह रही है, हमने देख लिया कि पहला इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा, दूसरा कैसे आएगा, तीसरा कैसे आएगा, चौथा और पांचवा इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन तक एक बार हमारे पास हाफ फिल्ड सारा ऑर्बिटल हो जाएगा, फिर पेयरिंग होनी शुरू हो जाएगी जी। ऐसे एक एक करके पेयर बनने शुरू हो जाएंगे, हमारे पास इलेक्ट्रॉन बकाया है, और 10वां इलेक्ट्रॉन जड़ा आके सभी ऑर्बिटल को पेयर कर देगा और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल हो जाएगा। एक्सचेंज एनर्जी, द एक्सचेंज एनर्जी फॉर द हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो एक्सचेंज एनर्जी का भी कंसेप्ट देख लेते हैं जी। तो अभी आपने ये बना दिए डी ऑर्बिटल, तो डी ऑर्बिटल के अंदर अगर हम देखें कि सबसे पहले कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक एक करें तो 5 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हर एक डी इलेक्ट्रॉन के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है ना। तो हर एक डी को 5 इलेक्ट्रॉन मिल गए, हाफ फिल्ड हो गए। अभी पेयरिंग करनी है तो मतलब एनर्जी ट्रांसफर करनी है। इसको कहते हैं कि एक जो इलेक्ट्रॉन है पहले वाला अगर ये मूव करे तो, अगर ये मूव करे तो जहां तक जाके, डायग्रामेटिकली पहले मैं बना लेता हूं थोड़ा सा, तो इसका मतलब आपको मैं सिखा रहा हूं। अभी देखो, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, जो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, इसने बाकी के आगे वाले इलेक्ट्रॉन को पेयर बनाना है। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन अगर जंप करके इसके पास जाए तो पेयर बन जाएगा। इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये इसके पास जाके भी पेयर बना सकता है, इसके पास भी और इसके पास है। मतलब इसके पहले इलेक्ट्रॉन के पास ये पॉसिबिलिटी है कि ये 4 पेयर बना सकता, 4 तरह के पेयर बना सकता है, और डिपेंड करता है ये किस इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा, लेकिन हर बार अलग किस्म का पेयर ये बनाएगा। ओके, तो एक पहला इलेक्ट्रॉन 4 किस्म के पेयर बना सकता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन देखो तो 1 2 3 3 तरह का पेयर बना सकता है, ठीक है ना। तो पहले इलेक्ट्रॉन को पहले देख लो, इसने यहां पर गया तो इसको पेयर बना दिया, मतलब टोटल काउंट कर लो तो 4 पेयर बना सकता है ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। और दूसरा देखो तो दूसरा बना सकता है 3 पेयर, और तीसरा बना सकता है 2 पेयर, और लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ 1 पेयर ही बना सकता है। कहने का मतलब है कि डी ऑर्बिटल के अंदर हाफ फिल्ड अगर इलेक्ट्रॉन है तो पेयरिंग की अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले और पेयरिंग करने की कोशिश करे तो टोटल पेयरिंग की पॉसिबिलिटी कितनी है, 4 3 7 8 9 और 1 10। तो कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ पैरेलल स्पिन 10। पैरेलल स्पिन मीन टू से दैट अभी ये वाला जो ऑर्बिटल है इन सब की आप स्पिन देखो तो एक तरफ है, सबकी स्पिन एक तरफ है, ठीक है ना। अभी जो नेक्स्ट ये तो 5वां इलेक्ट्रॉन है जहां तक आ गया, 6th इलेक्ट्रॉन जो 6वां इलेक्ट्रॉन आएगा वो आएगा पहले वाले के पास, 7वां इलेक्ट्रॉन आना था सेकंड वाले के पास, 8वां इलेक्ट्रॉन थर्ड वाले के पास, 9वां इलेक्ट्रॉन आएगा फोर्थ वाले के पास, और 10वां इलेक्ट्रॉन आना था 5वें वाले इलेक्ट्रॉन के पास। और उन सब की इलेक्ट्रॉन की स्पिन नीचे की तरफ होनी थी जो बाद में इलेक्ट्रॉन आने थे एक बार इनको आपने हाफ फिल्ड करने के बाद। ओके, लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन वाला
अगर इसके पास जाए, इसके पास जाए, इसके पास जाए, इसके पास जाए, तो ये अपनी स्पिन तो उल्ट नहीं कर सकता। तो मतलब ये पैरेलल स्पिन, पैरेलल स्पिन, ये पैरेलल स्पिन वाला जो पेयर है, ये वाला इलेक्ट्रॉन 4 बनाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन 3 बनाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन 2 बनाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन 1 बनाएगा। और पैरेलल स्पिन की पॉसिबिलिटी है हमें कि 10 पेयर मिल सकते हैं। तो डी ऑर्बिटल में हमें 10 पेयर मिल सकते हैं। ऐसे आप कैलकुलेट करके देखो कि एफ ऑर्बिटल जिसमें 7 बॉक्स होंगे उसमें उसमें कितनी पैरेलल स्पिन की पॉसिबिलिटी है और पी में पैरेलल स्पिन की कितनी पॉसिबिलिटी है। देन इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट half filled and fully filled degenerate set of orbital acquire extra stability due to their symmetry। तो जब हमने ये पैरेलल स्पिन वाली पॉसिबिलिटी देख ली, तो अभी क्यों देखी और इससे हमें क्या फायदा हो गया? तो मतलब ये है कि जितने भी ये ऑर्बिटल है, चाहे पी हो, डी हो, एफ हो, इसके अंदर जब हाफ फील्ड सिस्टम हो, सभी ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन हो, तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो बाकी सारे सिस्टम में से ज्यादा होती है। तो मतलब जो हाफ फील्ड है, जहां कंप्लीटली फील्ड है, जहां तो सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो, कोई भी खाली ना हो, जहां सभी पेयर बना के रखे हो और कोई भी अनपेयर ना हो, तो मतलब हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड जो ऑर्बिटल है, उनकी जो स्टेबिलिटी होती है सभी और ऑर्बिटल से हमेशा बहुत ज्यादा होती है। देन थर्ड एंड नॉट लीस्ट, ये पुली एक्सक्लूजन रूल है। पहला रूल हमने सीखा अबू प्रिंसिपल का कि अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर से ऑर्बिटल को लिख लिया। हंस रूल में सीख लिया कि हमने जो ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं उसको पेयर कब करना है, ठीक है ना, पेयरिंग कब करनी है, जोड़ा कैसे लगाना है। तो जोड़ा लगाने के लिए सीख लिया था, हंस रूल ने बता दिया हमें कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दो, सबको पेयरिंग उसके बाद करनी है। देन पुलीज, ये तीसरा रूल है जो कि इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। ये कह रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी फील्ड इन वेरियस ऑर्बिटल इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द exclusion principle. No two electron in an atom can have same set of 4 quantum number। और अभी इसने ये बता दिया कि आप किसी भी ऑर्बिटल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन देख लो, लेकिन आप किसी एटम के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर आप फिंगर टच करो, ठीक है ना। मैं ऐसे कहता हूं, आप किसी भी दुनिया के एटम के अंदर, किसी भी शेल के, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जाके, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जाके किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को टच करके देखो, तो उस इलेक्ट्रॉन के जितने सेट ऑफ क्वांटम नंबर निकलेंगे, उसके लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम निकलेगा, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर उसका होगा, उसका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा, उसका जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा, बाकी सभी इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट रहेगा। कहने का मतलब है कि हर एक इलेक्ट्रॉन के अंदर जो क्वांटम नंबर है ना, वो डिफरेंट होते हैं। किसी दो इलेक्ट्रॉन के, किसी एक एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन का कभी भी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं आ सकता। 3 तक तो मिल जाएंगे, लेकिन चौथा क्वांटम नंबर हर एक का डिफरेंट आएगा। चौथा कोई भी हो सकता है, चाहे वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक दूसरे से वेरी करते हो, या एजीमुथल से वेरी कर जाए, या मैग्नेटिक से वेरी कर जाए, या स्पिन से वेरी कर जाए। तो कहने का मतलब है नो टू इलेक्ट्रॉन in an atom can have same set of 4 क्वांटम नंबर। तो किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू कभी भी हमें सेम नहीं मिलेगा। तो मतलब अगर सेम मिलेगा फिर तो एड्रेस सेम हो जाएगा। तो हमने पहले ही बोल दिया था कि जो क्वांटम नंबर होते हैं वो किसी इलेक्ट्रॉन के लिए उसका एड्रेस होते हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन का सेम क्वांटम नंबर निकलेंगे चारों, तो इसका मतलब हो गया दो इलेक्ट्रॉन का किसी एक एटम के अंदर सेम एड्रेस है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हर एक एटम के लिए जो चारों क्वांटम नंबर है वो हमेशा डिफरेंट हमें मिलेंगे। Only 2 electron may exist in same orbital and these electron must have opposite spin। चाहे एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो 3 क्वांटम नंबर उनके सेम भी हो जाए, लेकिन उनकी स्पिन डिफरेंट हो जाएगी। मतलब एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर हमें कभी भी
सेम नहीं मिलेंगे। s orbital, p orbital, d orbital, f orbital and g orbital can accommodate only 2 electrons। तो इनके अंदर जितने भी ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल, p है, d है, f है, तो s ऑर्बिटल तो एक ही है, उसके अंदर सब ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल के अंदर जो सब ऑर्बिटल m से निकलेंगे वो 3 तरह के निकलेंगे, d ऑर्बिटल के अंदर जो सब ऑर्बिटल निकलेंगे 5 तरह के निकलते हैं। तो मतलब इन सब ऑर्बिटल के अंदर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे हर एक छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर। अभी s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में 6, d में 10, f में 14 और g में 18, h में 22। ये सिस्टम हमेशा कॉमन रहेगा हर एक एटम के लिए। और KLMNOP ये नंबर ऑफ शेल है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आज हम जानते हैं K को 1 बोलना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4 5 6 7। और हर एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी एक शेल के अंदर अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना चाहते हैं तो आप फॉर्मूला लगाओ 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर n मीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे एक 2 इंटू 1 स्क्वायर 2 इलेक्ट्रॉन। अगर n का वैल्यू 2 फिल करो तो 2 2 4, 4 2 8। अगर 3 फिल करो 3 3 9, 9 2 18, 4 4 16, 16 2 32। मतलब 2n स्क्वायर फॉर्मूला लगा के n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, हम किसी भी शेल के अंदर नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं। KLMN 1s 2s 2p। तो हर एक अभी पहला शेल उसके अंदर एक ही सब लेवल है, दूसरे शेल में 2 सब लेवल, तीसरे शेल में 3 सब शेल लेवल और चौथे में 4 सब लेवल है, ठीक है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 आएंगे, p में 6 आ जाएंगे, फिर 2 6 10, 2 6 10 एंड 14 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जैसे कि हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर 1 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगी 1s1। क्योंकि और इसके लिए अगर क्वांटम नंबर कैलकुलेट करने को कहा जाए, आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे कि 3D के सारे क्वांटम नंबर फाइंड करो, 4f के क्वांटम नंबर फाइंड करो, तो ऐसे फाइंड करना है। तो जो पहला ये डिजिट है ये तो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता देगा, तो l का वैल्यू s है तो 0 हो जाएगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर l से फाइंड करो तो m 0 निकल के आएगा। एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन आपने यहां पर लिख दिया प्लस हाफ, माइनस हाफ भी हो सकता है, प्लस हाफ भी हो सकता है, एक ही स्पिन होगी ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर जो n का वैल्यू तो 1 है, l का वैल्यू 0, m का वैल्यू 0, s का वैल्यू प्लस हाफ भी हो सकता है। और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए अगर वैल्यू देखो तो सारी की सारी वैल्यू तो सेम है, लेकिन उस स्पिन में डिफरेंट हो गया, बाकी की सारी वैल्यू सेम है। क्योंकि हम 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, Z2 है मतलब एटॉमिक नंबर 2, हीलियम एटम एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2। और पहले इलेक्ट्रॉन की जो सारे क्वांटम नंबर वैल्यू और सेकंड क्वांटम नंबर वैल्यू ऐसे आ जाएंगी, ठीक है ना। तो कभी भी दोनों वैल्यू देखो सेम नहीं आई, किसी एक वैल्यू में डिफर हो जाएगा। लिथियम के अंदर एटॉमिक नंबर 3 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s1 है। और इस क्वांटम नंबर इसके अगर देखो तो पहले इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ये वाली रहेंगी, दूसरे की ये वाली और तीसरा इलेक्ट्रॉन की ये वाली वैल्यू रहेगी, ठीक है ना। तो पहले दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 वाले हैं और दूसरा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 वाला है। इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना। तो सेकंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन डिफर इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एस एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके डियर्स, इतना ही करते हैं हम आज। आपको जितना भी होमवर्क मिला है आप मेरे को उम्मीद है अगर आप इसको ध्यान से 1-2 बार देखोगे तो सारे के सारे क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना सीख जाओगे और सारा आप होमवर्क अपने आप कर पाओगे। ओके जी, थैंक यू।